हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सिनेमा एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइकॉनिक हीरो दिलीप कुमार। तो क्योंकि आप जानते हैं कि कल दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में हो गया। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। तो आज मैं उनके कंट्रीब्यूशन पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी सिनेमा या रीजनल सिनेमा की उत्पत्ति अंग्रेज़ के ज़माने में हुई। उस समय हमारा देश गुलाम था। 1896 ईस्वी में लुमिरे ब्रदर्स ने सबसे पहले मोशन पिक्चर को हिंदुस्तान में इंपोर्ट किया। वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसी हिंदुस्तानी के द्वारा सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म, जो एक साइलेंट मूवी था, उसको प्रोड्यूस किया दादा साहब फाल्के ने, जिनके नाम पर बाद में अवार्ड भी भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है 1969 से, और ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय सिनेमा के उत्थान में और उसके विकास में। लेकिन जो बोलती हुई फिल्म, जिसको टॉकी फिल्म कहते हैं, वो सबसे पहला फिल्म क्या था? आलम आरा, जिसको 1931 में 1931 में आर्देशिर ईरानी ने प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो गति आई, वह 3 टॉकीज के 3 बिग बैनर्स, प्रभात, बॉम्बे टॉकीज और न्यू थिएटर्स, ये 3 बड़े बड़े संस्थान, इनकी स्थापना से हुई। और फिर द्रुत गति से फिल्म निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई हिंदुस्तान में। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में उस समय में लाहौर और कलकत्ता और बॉम्बे, ये 3 प्रमुख शहर थे जहां पर फिल्म निर्माण की प्रक्रिया होती थी। और इसमें कलकत्ता का सबसे पहला स्थान था। लेकिन 1943 में 1943 में जब अकाल पड़ा, तो बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे कलाकार वहां से भाग करके बॉम्बे आए, जिसमें अनिल विश्वास, के.एल. सहगल, जो प्रसिद्ध गायक और हीरो उस जमाने में थे, वो बॉम्बे शिफ्ट कर गए। उसी तरह से लाहौर भी फिल्म निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन पार्टीशन के बाद बहुत सारे कलाकार बॉम्बे शिफ्ट कर गए। अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो मुमकिन है कि देवानंद या दिलीप कुमार लाहौर में ही काम करते। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि पार्टीशन के बाद और जो
बंगाल में जो अकाल हुआ, ये दोनों का असर ये हुआ कि लाहौर और कलकत्ता के स्थान पर अब बॉम्बे जो है वह फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। और 30 के दशक में 3 महत्वपूर्ण बैनर, प्रभात, बॉम्बे टॉकीज और न्यू थिएटर, इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई। और इसके बाद पीसी बरुआ के द्वारा जो फिल्म देवदास बनाई गई थी 1935 में, वो इतना ज़्यादा लोकप्रियता हासिल किया, इतना धूम मचाई जनता में कि जिससे जो अन्य प्रोड्यूसरों को भी फिल्म निर्माण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। दोस्तों 40 के दशक में हम क्या देखते हैं कि अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ये बड़े बड़े कलाकार का उदय हुआ और जिसने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया और लोगों में उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। 1951-52 में फिल्म आवारा, या उसके पहले राज कपूर का बरसात बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया था। और आवारा फिल्म तो रूस में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फिल्म हो गया। इसी पीरियड में, जैसा मैंने अभी लिखा, 1944 में 1944 में सबसे पहले दिलीप कुमार ने फिल्म ज्वार भाटा में काम किया। हालांकि फिल्म ज़्यादा चली नहीं और दिलीप कुमार, जिनका कि असली नाम यूसुफ खान था, 1922 में जन्मे थे। बाद के वर्षों में इनके पिता, जो एक फल व्यापारी थे, वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे और फिल्म में दिलीप कुमार का एंट्री इत्तेफाकिया हुआ था और फिल्म में उन्हें लाने का श्रेय उस जमाने की मशहूर हीरोइन देविका रानी को जाता है, जो और उनके जो हस्बैंड थे हिमांशु राय, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो इस तरह से ज्वार भाटा में दिलीप कुमार को पहली बार ब्रेक दिया गया। हालांकि फिल्म ज़्यादा चला नहीं। दिलीप कुमार की असली पहचान शुरू हुई 1949 के उनकी फिल्म अंदाज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आज क्लास लेना उचित क्यों समझा, क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में आपको यूपीएससी और विभिन्न पीसीएस एग्जामिनेशंस में एक चैप्टर होता है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1940 के 50 के दशक में हम क्या देखते हैं कि 3 जो हीरो है, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार, ये तीनों हीरो अगर बेसिकली देखें तो पंजाब प्रांत से ही आते हैं, लेकिन तीनों के फैन फॉलोइंग एकदम अलग रहे हैं और तीनों में किसी प्रकार की कोई कटुता भी नहीं रही है। और आगामी करीब 30-40 साल तक तीनों हीरो ने हिंदी सिनेमा पर राज किया। दोस्तों, दिलीप कुमार की विशेषता क्या है?
दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रेजेडी किंग है, मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड लवर के रूप में उनको चित्रित किया गया है। बहुत सारे ट्रेजेडी फिल्म करने के कारण से वो अवसाद में भी चले गए थे, डिप्रेशन के भी शिकार हो गए थे। दूसरा, उन्हें मेथड एक्टर भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जिंदगी को आम आदमी जिस तरह से जीता है उसको पर्दे पर उकेरना और उसमें वास्तविकता लाना, यह है मेथड एक्टिंग की विशेषता। और आपको मालूम होगा कि जब उन्होंने गंगा यमुना प्रोड्यूस किया तो उसमें भोजपुरी भाषा बोलने के लिए, वहाँ के कल्चर को देखने के फिल्म में उकेरने के लिए उन्होंने सैकड़ों दिन भोजपुरी इलाके में बिताए, वहाँ के डायलेक्ट को सीखा, समझा और उसके बाद में वहाँ के लोगों की भाषा, उनके कल्चर, उनके रहन सहन को फिल्म गंगा यमुना में उकेड़ दिया, उतार दिया। दिस इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग। तीसरी बात, दिलीप कुमार का कंट्रीब्यूशन यह है कि उनके बारे में जो ट्रेजेडी किंग कहा जाता है वो गलत है। वो एक सर्वांगीण कलाकार थे। ट्रेजेडी में तो उन्हें महारत हासिल था ही, और कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा जो अभिनीत देवदास फिल्म है जिसमें बैजंती माला बाली ने भी काम किया है उनके साथ, तो वो देख करके कह सकता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फिल्म देवदास है वो 1935 में कन्हैयालाल सहगल ने भी अभिनीत किया, उसके बाद में दिलीप कुमार ने किया और उसके बाद में हाल में शाहरुख खान ने किया था। तो फिल्म देवदास, ये जो स्टोरी है उस पर अनेक बार फिल्म हिंदी सिनेमा में बनाई गई है। तो ये जो देवदास में जो दिलीप कुमार का अभिनय है उससे पता चलता है कि वो किस तरह से कैरेक्टर में डूब जाते थे, और फिर उस कैरेक्टर को जीवंत करने का प्रयास करते थे। लेकिन उनके बारे में कहना गलत है कि वो केवल ट्रेजेडी किंग ही थे। वो एक सर्वांगीण कलाकार थे। तो दोस्तों, ये कहना सही नहीं है कि दिलीप कुमार केवल ट्रेजेडी किंग ही थे, एक फ्रस्ट्रेटेड लवर की भूमिका निभाते थे। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? ऐसे फिल्म जिसका कि अंत जो है वो दुखांत होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। तो देवदास फिल्म को देखने के बाद में तो पता चलता ही है, लेकिन वो एक सर्वांगीण कलाकार थे जो कॉमेडी भी कर सकते थे, ट्रेजेडी भी कर सकते थे और कैरेक्टर को पर्दे पर जीवंत करने का प्रयास करते थे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिल्म गंगा यमुना जो उनके द्वारा खुद 1961 में प्रोड्यूस किया गया था, और उसमें अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो उसमें बहुत जो उनका कैरेक्टर है वो भोजपुरी भाषा बोलता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो डायलेक्ट हैं, जो भाषा है, जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है, उसको पूरी तरह से जीवंत करके पर्दे पर उतार दिया। दिस इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग। तीसरा जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उनके नकल बहुत सारे एक्टरों ने हिंदुस्तान में किया। कुछ ने परिमार्जित किया और कुछ तो उनके कॉपी कैट करके ही रह गए, जैसे कि हीरो राजेंद्र कुमार। जैसे कुछ दिनों के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, बाद में अमिताभ बच्चन ने अपना स्टाइल चेंज कर लिया,
शाहरुख खान ने भी उसमें बहुत ज्यादा परिमार्जित किया, लेकिन बहुत सारे एक्टरों ने उनका नकल किया और फिर तो वो एक रोल मॉडल की तरह हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहे और बहुत सारे एक्टर उनसे जाकर के उनसे बहुत सारी चीज सीखते थे। तो ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, एक वो संस्था थे जहां पर कि फिल्म निर्माण की विधियां, एक्टिंग करने की कला, किस समय और किस परिस्थिति में कैसे एक्टिंग किया जाए, ये सब सारी हुनर और कला को सीखने के लिए बहुत सारे एक्टर, कलाकार उनके पास में हमेशा मार्गदर्शन लेने के लिए जाते रहते थे। दोस्तों, अपने 50 साल से 60 साल से अधिक फिल्मी कैरियर में उन्होंने मात्र 63 फिल्म किए। उनका जो अंतिम फिल्म था वो था किला, जो 1998 में रिलीज हुआ। आखिर इतना कम फिल्म करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों इन्होंने इतना कम फिल्म क्यों किया? तो उनके बारे में मशहूर था कि वो फिल्म के स्क्रिप्ट को देखते थे, क्या उसमें उस फिल्म के साथ में वो न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर की माली हालत क्या है, क्या वो फिल्म को बॉक्स ऑफिस तक या डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र तक पहुंचा सकता है कि नहीं कर सकता है, या ऐसा होगा कि फिल्म निर्माण बीच में ही रुक जाए और डब्बे में बंद हो जाए। और इसी कारण से वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग एक्टर थे, हाईएस्ट पेड एक्टर, सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। और इसीलिए वो बहुत चूजी थी। उनके बारे में एक चीज और मशहूर है कि अगर मान लीजिए कि सेट लगा हुआ है और उनका मूड नहीं है, या वो समझते हैं कि जो किरदार की भूमिका उन्हें निभाना है उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो उस दिन शूटिंग करने से मना कर देते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप से तो ईमानदार थे ही, लेकिन वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और निष्ठा के साथ काम करते थे। उन्हें पता था कि जो प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है उसके कितने पैसे दांव पर लगे हुए हैं, तो किसी भी हालत में वो नाइंसाफी करना नहीं चाहते हैं। एक्टिंग फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग, ये उनके जहन में कभी नहीं था। वो एक्टिंग को जीवंत कर देना चाहते थे। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का जो मंशा रहता था किसी भी फिल्म में, उसको पर्दे पर उकेड़ देना चाहते थे। और यही कारण है कि एक बार जब क्रांति फिल्म की शूटिंग चल रही थी, सेट लग गया था और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनोज कुमार ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि सेट लग गया है, आप आइए, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला, मनोज, मैं आज इस हालत में नहीं हूं कि शूटिंग कर सकूं, आज इस फिल्म की शूटिंग को मुलतवी कर दो, मैं तेजी से इस फिल्म को पूरा करूंगा,
हालांकि वो जानते थे कि सेट लगाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं और वो सेट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने कहे के हिसाब से मनोज कुमार के फिल्म में क्रांति में न्याय किया और तेजी बाद के दिनों में तेजी से उस फिल्म को निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा किया। तो कहने का आशय यह है कि वो अपने प्रति तो ईमानदार थे ही, साथ साथ वो जिसके लिए काम करते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, उसके लिए पूरी तरह से निष्ठावान थे। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत थी। आप जानते हैं कि दिलीप कुमार उस दौर के कलाकार हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धार्मिक उन्माद का समय था, एक दूसरे के लोग प्यासे थे। 15 लाख से ज्यादा लोग तो पार्टीशन के दौर में मारे गए थे, 60 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे, और आजादी मिलने के बाद में करीब 15 से 25 वर्ष, 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अक्सर कॉमनल दंगे होते रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी भयानक रहती थी। ऐसे दौर में दिलीप कुमार का संभलना, उनका नंबर 1 एक्टर रहना, उनको उनके द्वारा सबको साथ में लेके चलना, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, हिंदुस्तान को अपनाना, ये बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, दिलीप कुमार ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपना करियर शुरुआत किया था, और यह करियर एक इत्तेफाकिया ढंग से हुआ था। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था, वो एक बहुत शर्मीले इंसान थे। वो इत्तेफाकन देविका रानी, जो उस समय की मशहूर हीरोइन थी, उनके इनिशिएटिव के कारण हुआ था। और बाद के वर्षों में उन्होंने फिल्म 1948 में मेला, 1949 में अंदाज, 1950 में बाबुल, 1950 में ये जोगन, 1951 में दीदार, 1952 में आन और दाग, जिसके लिए उन्हें दाग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, 1953 में फुटपाथ, 1955 में आजाद उड़न खटोला, 1957 में नया दौर, 1966 में दिल लिया दर्द लिया, 1958 में मधुमती, 1959 में अमर, राम और श्याम 1967 में, रेशमा और शेरा 1971 में, बैराग 1976 में, क्रांति 1981, शक्ति, और शक्ति फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। अमिताभ बच्चन के पिता की भूमिका निभाई थी। 1982 में विधाता, मसाल 1984, कर्मा 1986, सौदागर 1991 और किला 1998, ये उनके महत्वपूर्ण फिल्म थे। कुल उन्होंने 63 फिल्म में भूमिका अदा किया था। और मुगले आजम, जो आज भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, और उसमें उन्होंने सलीम की भूमिका निभाई थी, जो बच्चे बच्चे के जुबान पर है। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने फिल्मी सफ़र तय किया। वो बॉम्बे के शरीफ भी रहे। वो अकेले इकलौते कलाकार थे जिनको निशाने इम्तियाज, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, उससे उन्हें बख्शा गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। पद्म विभूषण 2015 में मिला,
1991 में पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1994 में, और लाइफ टाइम स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2006 में उन्हें मिला। तो इस तरह से वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड कलाकार थे हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी जब लोग उनसे पूछते थे कि क्या आप हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के कलाकारों के बीच अपने आप को कहाँ पाते हैं, तो वो साफ इनकार कर देते थे और कहते थे नहीं नहीं, एक से एक कलाकार हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हाँ, मैं भी कलाकार रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो ये उनकी महानता को दर्शाता है। तो चूंकि वो बहुत ही विनम्र थे, बहुत शर्मीले थे, और दूर दूर तक उनमें जो है वो घमंड का भाव नहीं था, तो इसके कारण से वो इस तरह की बातें करते थे, क्योंकि उनकी जो विनम्रता थी वो उनकी महानता और शालीनता को छुपाए रखी थी। तो दोस्तों, आपको ये 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा, जैसे पहले की बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले फिल्म कौन सा बना था, उसका प्रोड्यूसर कौन था। तो अभी मैंने आपको बताया कि राजा हरिश्चंद्र जो है ना पहला फिल्म था, उसको बनाने वाले कौन थे, दादा साहब फाल्के। ऐसा नहीं कि वो फिल्म साइलेंट फिल्म था, मानो उसमें बोली नहीं था, और ऐसा नहीं कि उन्होंने ही शुरू किया फिल्म। ऐसा है कि एक हिंदुस्तानी के द्वारा शुरू हुआ। अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर फिल्म शुरू किया था, हालांकि वो साइलेंट फिल्म था। और जैसे मराठी का है पहला फिल्म, जो मूक फिल्म जिसको बोलते हैं पुंडलिक, लेकिन इसमें बहुत सारे जो कैमरामैन थे, फोटोग्राफर थे, वो विदेशी थे। तो इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए कि सबसे पहला फिल्म जो था, वो जो साइलेंट फिल्म था, वो था राजा हरिश्चंद्र। जो टॉकी फिल्म था, जो बोलती फिल्म जो आजकल हम देखते हैं, वो पहला फिल्म कौन था, आलम आरा। और उसके जो प्रोड्यूसर थे वो कौन थे, आदरे सिर ईरानी, एक पारसी थे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप, अगर लंबा क्वेश्चन होगा तो ये पूछा जा सकता है कि दिलीप कुमार का हिंदी सिनेमा में या भारतीय सिनेमा में क्या योगदान रहा है, क्योंकि वो अभी एक्सपायर हुए हैं। तो आगामी 1 वर्ष तक जो भी एग्जाम होगा, अगर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। या कोई भी एक प्रीलिम्स में पूछ दिया जा सकता है कि फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार के साथ में या अमिताभ बच्चन के साथ में किस कलाकार ने मेन लीड में भूमिका अदा किया था, या ज्वार भाटा फिल्म में हीरो कौन था, या दिलीप कुमार का पहला फिल्म कौन सा था। तो अनेक क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन माने ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी सिनेमा का योगदान भारत के उन्नति, भारत के एकीकरण में क्या है, यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा का या भारतीय सिनेमा का, छोड़िए, भारत के एकीकरण में क्या योगदान है। तो दोस्तों, यह हिंदी को लोकप्रिय बनाने में हिंदी सिनेमा का क्या योगदान है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। और आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे,
तो दोस्तों आप जानते हैं कि आजादी के समय में हमारे देश की स्थिति क्या थी। उत्तर पूर्वी इलाका हमसे पूरी तरह से कट ऑफ था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, उनके बोलचाल भाषा अलग थी, हमारी भाषा अलग थी, माने हिंदी हार्टलैंड के लोगों की। दक्षिण भारत में तमिलनाडु अपना विरोध हमेशा आजादी से पहले से प्रकट करता रहा था कि हम द्रविड़स्तान बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का महाराजा खुद 1947 15 अगस्त 47 को आजाद नहीं हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुआ था, वो तो बाद में प्रेशर में शामिल हुआ, दस्तखत किए। तो हमारा देश इंटीग्रेटेड नहीं था, लेकिन और भाषा भी अन्य विभिन्न प्रांतों के अलग अलग थे। हिंदी भाषा 3-4 राज्यों में ही बोली जाती थी, बाकी जगह नहीं बोली जाती थी या समझी जाती थी। अब हिंदी सिनेमा के पॉपुलराइजेशन से, उसकी लोकप्रियता बढ़ने से क्या हुआ, जो दूसरे भाषा भाषी के लोग थे उन्होंने हिंदी सिनेमा देखना चालू किया। हिंदी सिनेमा में आप देखेंगे कि जैसे जयगल, अशोक कुमार, उसके बाद में या उसके पहले पृथ्वीराज कपूर, उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया दिलीप, 40-45 के बाद से दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, ये त्रिमूर्ति जो थे, इन्होंने हिंदी सिनेमा में तो धूम मचाई ही, दूसरे भाषाई क्षेत्र में भी हिंदी सिनेमा जो है ना जोर शोर से देखा जाने लगा। और बाद में जब एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन का उदय हुआ 70 के दशक में फिल्म जंजीर से, तो उसके बाद क्या हुआ, फिल्म जंजीर, दीवार, शोले के बाद में अमिताभ बच्चन का एक छत्र राज हो गया है हिंदी सिनेमा में। और उस समय के जो समकालीन जो कलाकार थे, बांग्ला में या तमिल में या कन्नड़ में या तेलुगु में, उनके सबके ऊपर जो है वो अमिताभ बच्चन का मार्केट वैल्यू हो गया। उनकी लोकप्रियता जो है ना आसमान छूने लगी। उसका असर क्या हुआ, उसका असर यह हुआ कि हिंदी की लोकप्रियता पूरे भारतवर्ष में बढ़ गई। तमिलनाडु के लोग भी हिंदी समझने लगे क्योंकि फिल्म देखने लगे। अमिताभ बच्चन घर घर में घुस गया और उसके साथ ही जो स्क्रीन प्ले राइटर सलीम और जावेद की जोड़ी ने और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग ने और शक्ति सामंत और बहुत सारे जो प्रोड्यूसर, इन लोगों के द्वारा जो उस जमाने में जो 80 के दशक में 70 के दशक में जो फिल्म बनाए गए, उसका जबरदस्त प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों सिनेमा ने, हिंदी सिनेमा ने क्या क्या पूरे देश में हिंदी एज ए लैंग्वेज, जो भारत सरकार नहीं कर पाई, जो बहुत सारे लेखक और कलाकार और कवि नहीं कर पाए, जो अमिताभ बच्चन के पिता प्रख्यात कवि लेखक हरवंश राय बच्चन नहीं कर पाए, वो अमिताभ बच्चन ने कर दिया। तो मैं हिंदी के पॉपुलराइजेशन में, लोकप्रियता में को बढ़ाने में अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा योगदान मानता हूं। और उनके पहले 3 जो विशिष्ट कलाकार, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, इन तीनों का भी विशेष योगदान है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपको अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक
हमारे वीडियो को पहुंचाइए, उससे मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज मैंने करंट अफेयर इसलिए लिया कि ये हाल की घटना है, तुरंत की घटना है, और आगामी 1 साल तक जो भी एग्जाम होगा उसमें कहीं न कहीं दिलीप कुमार और हिंदी सिनेमा से जुड़े कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं अपने लेक्चर को यहीं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू वेरी मच।